हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोग डेली कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं और खैर आप लोगों ने जैसा प्रॉमिस भी किया था वैसे आप लोगों ने सीरीज को व्यूज़ भी दिए हैं। जानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा तो बच्चा नहीं हो सकता, पर दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो आप लोग प्यार दे रहे हैं उसके लिए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। दूसरी एक सबसे बड़ी बात आपको एक जानकारी ये देनी थी कि भैया हम लोगों ने जो है अब आपके लिए एक लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि यूपी पुलिस की वैकेंसी लगभग तय हो गई हैं अब तो। क्योंकि जो ट्वीट कैंपेन चलाया गया था, जो चलाया गया था ट्विटर पे, तो इस ट्वीट कैंपेन की वजह से आपको जो है ट्विटर पे ही उन लोगों ने ट्वीट करके बताया कि नेक्स्ट वीक तक हम वैकेंसी दे देंगे और 15 दिन का आपका समय देंगे सिर्फ फॉर्म फिल करने का, और जो पेपर वगैरह होगा वो भी उसकी भी डेट जल्दी ही रखी जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है पेपर वगैरह के लिए। तो आप लोग उसके लिए जो भी लोग हो भाई लैब अटेंडेंट में हो और जो पुलिस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सुबह 10 बजे से हम लोग हिंदी करेंगे, चैप्टर वाइज चलेगी, इसमें सब कुछ आपको चैप्टर वाइज ही चलेगा। 12 बजे से जीएस चलेगी, रात में 8 बजे से हमारी रीजनिंग चलेगी। इसमें क्या होगा कि आपको डेली के डेली कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज चीज़ें कराई जाएंगी जो आपका सिलेबस का होगा और वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए जिन लोगों को भी यूपी पुलिस की भी तैयारी करनी है और जिनको भाई मुझ पर ट्रस्ट हो कि मैं आपको उतना प्रोवाइड करा सकता हूँ जो आपके पेपर के लिए इनफ हो, तो भैया बिल्कुल जुड़िएगा। आप जिस तरीके से मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, आपका ट्रस्ट मैंने कभी नहीं तोड़ा है। चाहे वो ईएमआरएस का हॉस्टल वार्डन हो, चाहे ईएमआरएस का जेएसए हो, मैंने आपके दोनों एग्ज़ाम ऐसे तैयारी कराई थी, आपको उसमें से मेरे पढ़ाया हुआ बहुत कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, तो वो ट्रस्ट का आपका नतीजा आपका प्यार है जो इस हद तक हम लोग पहुँचे हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग आपके लिए कंटिन्यू इसी तरीके से लगे रहेंगे। मेहनत हमारी है, सक्सेस आपको दिलाना है, चाहे जैसे दिलाना पड़े, उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। आप लोग बस साथ रहिए। चलो तो अब क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाभिकीय प्रक्रिया में निम्न में से किसका मंदक के तौर पर उपयोग किया जाता है। देखो, मंदक के तौर पर जब जिसका उपयोग किया जाता है वो भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम भी बोला जाता है, कई बार इसको हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक है, 62 नंबर। फिर लिखा हुआ है प्रकाश। रासायनिक स्मोग में क्या हमेशा पाया जाता है। जो रासायनिक उपमोग, जैसे जब आपने देखा होगा आज के समय में जो शादी बारातें हो रही हैं उनमें आपने देखा होगा जयमाल के टाइम एक पैर के नीचे एक स्मोक सा दिखाई देता है। उस स्मोक में क्या होता है, तो उसमें हमेशा ओजोन पाया जाता है। 63 नंबर। बेंजाइल पेनिसिलिन को यह भी कहा जाता है, तो बेंजाइन पेनिसिलिन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पेनिसिलिन जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनिसिलिन जी कहा जाता है। 64 नंबर देखिए भाई क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है पैराल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। पैराल्डिहाइड का प्रयोग किस में किया जाता है, तो स्कंदक की तरह, विसंक्रमक की तरह, सम्मोहक की तरह या डाईयूरेटिक की तरह। तो ये सम्मोहक की तरह यानी कि हिप्नोटिक जो होता है हिप्नोटाइक उसकी तरीके से किया जाता है। चलो, क्लोफाइजीमाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एंटी ट्यूबर कूलर की तरह, एंटी लेप्रोटिक की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह या एंटी नियोप्लास्टिक की तरह। तो ये जो आपको क्लोफाइजीमाइन का उपयोग जो होता है ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक होगा कि एंटीफ्लोरिक, नहीं एंटीसेप्टिक नहीं होता, सॉरी दोस्तों, ये एंटी लेप्रोटिक की तरह किया जाता है। ठीक है, चलो 66 नंबर देखेंगे। मैं कुछ और समझ रहा था, राजपाल यादव वाला नहीं कि मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ठीक है, चलो 66 नंबर। इंथेक्रायनिक अम्ल की रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम सॉरी क्या लिखा हुआ है, ये डाईक्लोरोफोर 3 मेथाइली डीन ब्यूरेनॉल फिनॉक्सी एस्टिक एसिड, इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो इथेक्राइनिक अम्ल का रासायनिक नाम जो होता है वो ये होता है 2/2, ठीक है, फिर 3 डाईक्लोरो 4, फिर 2 मेथिलीडीन ब्यूरेनॉल फिनॉक्सी और लास्ट में एस्टिक एसिड। ठीक है, ये हो जाता है। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरे किरण। तो जो एक्सरे किरण है ये क्या होती हैं, तो ये एक तरीके की उदासीन होती हैं यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं पार्टिकल्स होते हैं।
68 नंबर देखो क्या हो जाएगा। विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, जो मतलब कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहा जाता है। तो रसायनों का जो राजा होता है H2SO4 को कहा जाता है, यानी कि सान सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा भाई, 59 नंबर, सहसंयोजक बंध को या भी कहा जाता है, जो सहसंयोजक बंध होता है इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको परमाणुिक बंध, प्रोटॉन बंध, इलेक्ट्रॉन बंध, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाता है। 70 नंबर देखो भाई क्या हो जाएगा। 70 नंबर में लिखा हुआ है कि सिनाबार एक अयस्क खनिज है। जो सिनाबार है वो एक अयस्क खनिज है, किसका? लेड का, मैग्नीज का, मोलिब्डिन मोलिब्डिनियम का, या पारा का। तो ये किसका हो जाता है दोस्तों? पारा का। बिल्कुल सही हो जाओगे आप लोग। 71 नंबर, चारकोल का उपयोग चालोपचार में होता है एक। क्या? जो चारकोल का उपयोग चालोपचार में होता है एक, जैसे चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज एन, या ए, किस में उपयोग होता है इसका? तो विलायक के रूप में, अवशोषक के रूप में, स्कंदक यानी कि कोगुलेंट के रूप में, या अधिशोषक के रूप में, एडसॉर्बेंट के रूप में। बिल्कुल भैया, अधिशोषक यानी कि एडसॉर्बेंट के रूप में हो जाएगा इसका। चलो भाई 72 नंबर देखो क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक एनिमो एसिड। अच्छा, निम्न में से कौन सा गंधक युक्त एमिनो एसिड का एक उदाहरण नहीं है? चलो, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे ट्रिप्टोफॉन लिखा हुआ है, थियोनील लिखा हुआ है, हिस्टिडीन लिखा हुआ है, फेनिल एलेनिन लिखा हुआ है, तो कौन हो जाएगा? ये थियोनिन हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? तो इसका उदाहरण, तो जो थियोनिन लिखा हुआ है ये इसका उदाहरण नहीं होता है। 73 नंबर क्या लिखा हुआ है कि गाइगर मुलर गणक में कैथोड ट्यूबर की कौन सी गैस होती है? इन गाइगर मुलर कंटेनर द कैथोड ट्यूब कंटेन्स विच गैस, कौन सी गैस वो रखती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, या नाइट्रोजन। तो वो दोस्तों आर्गन रखेगी। कौन सी रखेगी? आर्गन। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चंस में मैं आपको ऑप्शंस इसलिए भी रिपीट करता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देख नहीं सकते, तो वो पूरी बात को सुन के समझते हैं, तो इसलिए उनकी वजह से मुझे ये सारे ऑप्शंस कई बार बोलने भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ये मत कहा करिए कि सर ऑप्शंस डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली बताओ। तो देखो, डायरेक्टली उस तरीके से नहीं बताया जा सकता, ठीक है। चलो 74 नंबर देखो क्या हो जाएगा कि एप्सम लवण किसका प्रचलित नाम है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सब कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फोट। तो जो एप्सम लवण होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट का उदाहरण होता है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 75 नंबर में लिखा हुआ IP 1966 के अनुसार पोटाश एलम जिन कितने जल अणुओं के साथ जलयोजित किया जाता है? तो 6, 8, 10 और 12। तो कितने के साथ? 12 के साथ। ये क्वेश्चन शायद अभी किसी प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है, जहाँ पे मैंने इसको बताया भी है। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलीय आयोडीन बिलियन में खाली जगह परसेंटेज W/B आयोडीन होता है। कितना होता है? 2.0, 5.0, 7.5 और 10। तो कितना होता है इसमें परसेंट का? 5% होता है, ठीक है। चलो 77 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे H2O2 के विश्लेषण में किस एसिड के साथ अम्लीय किया जाता है? H2O2 के विश्लेषण में उसे किस एसिड के साथ अम्लीय किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु हाइड्रोलिक एसिड, फिर क्या लिखा हुआ है? तनु नाइट्रिक एसिड और तनु एसिटिक एसिड। अच्छा भाई, चलो तो ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उसी के साथ ये अम्लीय किया जाता है, ठीक है। किसको? H2O2 की जो विश्लेषण में जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड को जो है एसिड के साथ अम्लीय किया जाता है। 78 नंबर देखो क्या हो जाएगा। न्यूट्रस ऑक्साइड इज स्टोर्ड इन विच कलर्ड सिलेंडर। नाइट्रस ऑक्साइड किस रंग के सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है? अच्छा देखो, इसमें कलर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। काला, धूसर यानी कि जिसको ग्रे कहते हो, ब्लू यानी कि नीला, रेड इन मतलब लाल। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है किस रंग में रखा जाता है? तो ये ब्लू रंग में रखा जाता है। 79 नंबर देखो क्या हो जाएगा। IP के अनुसार रिंजर के सॉल्यूशन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके जो है सॉल्यूशन में क्या नहीं होगा? तो ये फेरिक क्लोराइड इसके सॉल्यूशन में नहीं होगा। चलो, एकेसिया कैटिव
में 10% होता है, एकेसिया कैटिव में 10% क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, टैनिक एसिड, कैटेचुटेनिक एसिड, कैटेचुटेनिक एसिड और अकैकेरिचिन। तो यही नहीं होता है दोस्तों, उसमें 10 सॉरी होता नहीं, मतलब 10% ये होता है क्या, ए कैकेरिचिन, ए कैकेरिचिन। इंग्लिश वाले भाई आप अपना इंग्लिश में देख लेना। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लाइट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय विलयनों में होता है, कोलाइडी विलयनों में होता है, अम्लीय विलयनों में होता है या इलेक्ट्रोलाइट विलयनों में होता है। तो ये कोलाइडी विलयनों में होगा। 82 नंबर क्या लिखा हुआ है, सूर्य ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है। जो सूर्य ऊर्जा है उसके उत्सर्जन का क्या कारण है, रासायनिक अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या ये सभी। तो इसमें सभी नहीं होगा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, ये उसकी वजह से जो सूर्य का उत्सर्जन होता है, ठीक होगा। ये तो क्वेश्चन आपको नॉर्मल साइंस में भी मिल जाता है। 83 नंबर, विद्युतीय आवेश को संचित करने की युक्ति जो है कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रेरित यानी कि इंडक्टर, संधारित यानी कि कैपेसिटर, जनरेटर और ट्रांजिस्टर्स इंग्लिश में भी ठीक है। तो क्या होता है, विद्युत आवेशों को संचित करने की जो युक्ति है वो संधारित यानी कि कैपेसिटर कहलाती है। क्या कहलाती है, कैपेसिटर कहलाती है। बूलियन अलजेब्रा आवश्यक तौर पर आधारित है, किसकी वजह से आवश्यक तौर पर आधारित है, तो ये बूलियन अलजेब्रा जो है किसके लिए आवश्यक है, तो लॉजिक, सत्य यानी कि ट्रुथ, नंबर यानी कि संख्या और सिंबल यानी कि प्रतीक। तो किसकी वजह से हो जाएगी, तो लॉजिक की वजह से। ओहो, भागते ना, भागो ना भाई, ऐसे कैसे रहो, निशान लगाने दो फिर उसके बाद खूब भागो, भागो चाहे भालोबासी। 85, ग्रह किसके चारों ओर वलय में है, ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं, क्या हो जाएगा, बुध, यूरेनस, बृहस्पति या शनि। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके कमेंट के लिए छोड़ता हूं कि आप लोग मुझे इसमें कमेंट में बताना है इसका आंसर। और वहां पे अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है तो आप लोग इसके लिए कमेंट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट चेक कर लेना, आपको कमेंट में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कि जिसके चारों ओर वलय हैं, ठीक है। द प्लैनेट हैविंग रिंग्स अराउंड इट इज, तो कौन सा, बुध, यूरेनस, बृहस्पति या शनि। तो कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग मुझे इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर देना। सरल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरूर इसका आंसर देना। 86 नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, एक जो समांतर प्लेट है उसकी संधारित्र की धारिता जो है क्या होगी, उसका क्षेत्रफल घटाने के साथ बढ़ेगी, उसकी दूरी बढ़ाने के साथ बढ़ेगी, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ बढ़ेगी और इनमें से कोई नहीं। तो भैया उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ उसकी संधारिता भी क्या होता है, संधारिता की सांद्रता जो होती है वो भी बढ़ती है। क्वेश्चन छूट गया, हाँ। 87 नंबर, चलो भाई देखो 87 नंबर में क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होने का कारण है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, किसकी वजह से जो है ये स्थैतिक विद्युत जो है उत्पन्न होता है, घर्षण यानी कि फ्रैक्शन, चालन यानी कि कंडक्शन, इंडक्शन यानी कि प्रेरण, बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों जो स्थैतिक विद्युत होती है ये किसकी वजह से आती है, ये फ्रैक्शन यानी कि घर्षण की वजह से आती है। चलो 88 नंबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। तो 36 × 10⁵ जूल, 36 × 10⁻³ जूल, 36 × 10⁻⁻5 जूल, 36 × 10⁻³ जूल। तो किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। सीधी सीधी इसकी वैल्यू होती है, आप याद कर सकते हैं। 11th में तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। 10 समान तार जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है, समांतर जोड़े हुए हैं, इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। अच्छा, समांतर जोड़े हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 हैं तो 10 से इसको भाग दे देना है। जैसे 1 ओम लिखा हुआ है ये, और कितने, 10 समांतर तार में जुड़े हुए, तो 10 से इसको भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा, 0.1। बस आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। चलो, प्रतिरोध का विलोम क्या होता है, यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस इज, क्या हो जाएगा इसका जो होगा था, तो चालकता यानी कि
कंडक्टेंस लिखा हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिखा हुआ है, वोल्टेज यानी कि वोल्टता लिखा हुआ है, करंट यानी कि धारा लिखा हुआ है। तो प्रतिरोध का विलोम क्या होता है? तो चालकत्व होता है। क्या होता है? चालकत्व होता है। 91 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक द्वितीय सेल है? तो द्वितीय सेल देखना है तो देखो क्या लिखा हुआ है, वोल्टेक सेल, डेनियन सेल और लेक्सलांसी सेल या एडिसन सेल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा एक द्वितीय सेल है? तो जो एडिसन सेल लिखा हुआ है ये आपका हो जाएगा द्वितीय सेल। चलो 92 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, वॉट आवर मीटर क्या मापता है? तो जो वॉट आवर मीटर है वो क्या नापेगा? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, धारा, वोल्टता या शक्ति। तो विद्युत ऊर्जा का होता है वॉट आवर मीटर। 93 नंबर, ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है किससे? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ। तो किससे? मृदु लौह का, इस्पात का, लौह का या इनमें से कोई नहीं। तो ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, इसीलिए वो मुड़ाने के लिए जो है सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, जिससे आप आसानी से उसे मोड़ सकें, घुमा सकें। 94 नंबर, 94 में क्या हो जाएगा, विद्युत पंखा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक डायनमो, इलेक्ट्रिक मोटर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत पंखा तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिक मोटर पे काम करता है, बिल्कुल भैया। चलो 95 नंबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द कॉर्नर ऑफ अ शार्प एज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। एक तीव्र धार अवरोध के कॉर्नर यानी कि छोर पर प्रकार के मुड़ने का कारण क्या है? विचलन, विक्षेपण, ध्रुवण या विवर्तन। तो यानी कि ये विवर्तन ही होता है, जिसकी वजह से छोर पर जो प्रकार का मुड़ने का जो कारण है वो विवर्तन ही होता है। चलो भाई 96 नंबर, सबसे ज़्यादा तो इसमें फिजिक्स ही आती है। 96 नंबर क्या लिखा हुआ, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम कब होता है? जब हीरे में, जल में, कांच में या निर्वात में। प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में हो जाएगा, और ध्वनि की चाल निर्वात में 0 हो जाती है। 97 नंबर, वायु में ध्वनि के संचरण की परिघटना क्या होगी? समदाब प्रक्रिया करेगी, समायतन प्रक्रिया करेगी, समतापीय प्रक्रिया करेगी या रुद्धोष्म प्रक्रिया, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक था, आइसोकोरिक हो जाएगा प्रोसेस, आइसो थर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो इसमें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस ही हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है, वायु में ध्वनि का संचरण की जो परिघटना होती है वो रुद्धोष्म प्रक्रिया की वजह से होता है। 98 नंबर देखो क्या हो जाएगा, 98 नंबर में लिखा हुआ है कि दो क्रमिक पदों के मध्य की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स इज क्या होती है? तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे 99 नंबर, तो 99 देखते हैं क्या हो जाएगा। ये लिखा हुआ, यदि ध्वनि तरंगें वायु से जल में यात्रा करती हैं तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? यानी कि ध्वनि तरंगें जो हैं वायु से जल में यात्रा करें तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन पूछा गया ना, अपरिवर्तित। अच्छा, क्या नहीं बदलेगा? चलो, वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तीव्रता। तो दोस्तों उसकी जो आवृत्ति होगी, फ्रिक्वेंसी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। 100 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है, इसके आयामों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसके आयामों का अनुपात 3:1, 1:3, 1:9 या 9:1। तो सिर्फ 1:3 रहेगा, इनको अंडर रूट में रख देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। चलो, सिफिलिस एक संक्रमण है जो संसर्ग जनित है। जो सिफिलिस है वो किस तरीके का रोग है ये पूछा जा रहा है। तो बैक्टीरियल रोग है, ये तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। चलो, हैजा का निदान किया जा सकता है, जो हैजा होता है उसका निदान कैसे किया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। तो रक्त परीक्षण के द्वारा, मूत्र परीक्षण के द्वारा, मल परीक्षण के द्वारा या सीरम परीक्षण के द्वारा। तो मल परीक्षण के द्वारा, यानी कि स्टूल टेस्ट जो होता है ये, उसके माध्यम से आप इसको पकड़ पाएंगे। 3 नंबर देखो क्या हो जाएगा, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया की कोशिका भित्त को रंजित करती है। कौन रंजित करेगा? तो क्या लिखा है, लाल, गुलाबी, पीला या बैंगनी। तो वॉयलेट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए भाई, 104 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? क्या लिखा हुआ है, फोस्फोलिपिड की या लाइप्रोप्रोटीन की या लिपोप्रोटीन की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फिस्फोलिपिड होता है ये उसकी जो है झिल्ली बनी हुई होती है। 5 नंबर देखो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म का कौन सा समूह तीव्रतर प्रजनन करता है? प्रोटोजोआ,
एल्गी, फंजाई या बैक्टीरिया? तो भैया बैक्टीरिया करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका बैक्टीरिया आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एंटीजन होता है, एंटीजन कैसा होता है? एक एंटीबॉडी का अवशेष किसी एंटीबॉडी का स्टिमुलस, किसी एंटीबॉडी का परिणाम या नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाता है ये? स्टिमुलस, यानी कि द स्टिमुलस ऑफ एंटीबॉडी, किसी एंटीबॉडी का स्टिमुलस जो है एक एंटीजन के तौर पर होता है, एक एंटीजन ही होता है, एक ऐसे भी समझ सकते हैं। 7 नंबर, मूल केस उत्पन्न होते हैं। जो मूल केस हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? रूट हेयर्स एराइज फ्रॉम, किसकी कैसे उत्पन्न होते हैं? तो कोर्टेक्स के पेरीसाइकाल से, एपिडर्मिस से या एंटोडर्मिस से। तो एपिडर्मिस होता है, एंटोडर्मिस नहीं होता है। चलो, बीसीजी टीकाकरण में जो सी से अभिप्राय क्या होगा? क्योंकि बीसीजी की एक फुल फॉर्म होती है, उसमें जो सी होता है उसका मतलब क्या होता है? तो कैलमेट लिखा हुआ है, कफ लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, कैडमियम, तो कैलमेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोजेनेटिक पैरासाइट? तो मोनोजेनेटिक जो निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोजेनेटिक परजीवी है? तो मोनोजेनेटिक परजीवी की बात कर रहा है तो हाइड्रा, फेसियोला, एस्केरिस, केचुआ। तो कौन क्या हो जाएगा? एस्केरिस हो जाएगा। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एटम बम्स? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल जो है एटम बम्स कहलाते हैं? कौन से ऑर्गन जो है वो एटम बम्स कहलाते हैं? माइक्रोट्यूबुलस, लाइसोसोम, रिबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम कहलाएंगे। जो ऑर्गेनल एटम बम्स होते हैं ये लाइसोसोम होते हैं। 11 नंबर, कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? चलो भाई देखते हैं। पेप्सिन, रेसिन, इंसुलिन और इमाइलोप्सिन। तो ये इंसुलिन जो है ये आपका पाचक एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन का हमारे पाचक एंजाइम से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही हमारे ये ऐसे कहीं पे भी खाना जब पचने के लिए कहीं से भी स्रावित भी नहीं होता है। 12 नंबर, देखो क्या हो जाएगा? रक्त समूह खोजा गया था किसके द्वारा? अल्टमान के ने, या लैंड स्टीनर ने, या लोस ने, या रोनाल्ड रॉस ने। तो किसने किया था? लैंड स्टीनर ने इसको खोजा था। चलो, 13 नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 13 नंबर में लिखा हुआ है कि ऑस्टियोसाइड पाया जाता है। जो ऑस्टियोसाइड होता है वो पाया जाता है किस में? हड्डी में, रक्त में, कार्टिलेज में या लिम्फ में। तो ये हड्डी में पाया जाता है। 14 नंबर देखो क्या हो जाएगा? एक रक्त समूह एंटीजन निम्न किस प्रोटीन वर्ग के अंतर आता है? किसके अंतर्गत आता है? कौन से प्रोटीन वर्ग के अंतर्गत आता है? क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत आएगा। 15 नंबर देखो भाई क्या सही हो जाएगा? 15 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम सुस्पष्ट रूप से ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर रोग बढ़ाता है? लीवर रोग तो भाई देखते हैं कौन बढ़ाएगा। क्रिएटिनिक काइनेज, एलिनिनो एमिनो ट्रांसफेरेस, एल्केलाइन और फॉस्फेट्स, और लास्ट में लिखा हुआ है एस्पारेट एमिनो ट्रांसफर्स। तो ये एल्काइन फॉस्फेट्स जो लिखा हुआ है यही बढ़ाता है आपका जो लीवर रोग जो होता है। 16 नंबर क्या लिखा हुआ है? तुरंत रोग निदान के लिए औतिक यानी कि हिस्टियोलॉजी में कौन सा तंत्र अपनाया जाता है? तंत्र की बात कर रहे हैं। चलो, पेरोफिन तकनीकी, फ्रोजन सेक्शन, सेलोइडीन सेक्शन और गिल्टिन सेक्शन। तो ये जो आपका जो फ्रोजन सेक्शन होता है ये अपनाया जाता है। कौन सा? जो फ्रोजन सेक्शन होता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, कुछ 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको भी खत्म करते हैं। चलो, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? सुदान 4 स्टेन का उपयोग इसके उत्तक जीवोति परीक्षा यानी कि टिश्यू बायोप्सी में होता है। किस में होता है ये? चलो देखो, वक्र, स्तन, पित्ताशय या फुफ्फुस। तो फुफ्फुस तो ये स्तन में होता है यानी कि ब्रेस्ट में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 18 नंबर, जूम करो भाई, हाँ बिल्कुल। चलो 18 नंबर, किस नमूने की मदद से फुफ्फुस कैंसर का रोग निदान होता है? देखो, थूक, मूत्र, जठरांत्रिय जीवोत परीक्षा और लार। देखो इसने पूछा है कि मतलब आपको जो फुफ्फुस कैंसर है अगर उसके आपका इलाज कराना है तो पहले तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो वो जांच जो है आपकी किस तरीके से की जाती है? तो जो थूक होता है इसके माध्यम से उसकी जांच की जाती है।
चलो फिर देखो 19 नंबर क्या लिखा हुआ है, FNAC लिखा हुआ है। FNAC का उपयोग इसके चोट के लिए होता है। किसकी चोट के लिए होता है? FNAC का उपयोग जो है वो किसकी चोट के लिए होता है? त्वचा की, लसिका की गांठ, स्तन या उपयुक्त सभी। तो भैया सभी के लिए होता है, ठीक है। FNAC का उपयोग इसके चोट के लिए होता है, तो सभी के लिए, मतलब जो आपको ऑप्शन में दे रखी है उन सभी के लिए। साहली की पद्धति कि किस हीमोग्लोबिन को खोजा जा सकता है? साहली की पद्धति से किस हीमोग्लोबिन को खोजा जा सकता है? क्या लिखा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो किसको खोजा जा सकता है? जो साहली की पद्धति होती है उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन को खोजा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है हम लोगों की ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। बाकी अगर आपको, आप लोगों में से जिसके पास भी हाइट वगैरह हो और जिसको कांस्टेबल वगैरह है या एसआई है, हमारी जो वैकेंसीज आने वाली हैं, आप उसके लिए बिल्कुल जो है तैयार हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि अब हम लोगों ने क्लास आज से ही आपको क्लास मिल जाएगी। सुबह 10 बजे से आपको हिंदी की, और दोपहर 12 बजे से जीएस की क्लास, और रात में 8 बजे से आपको रीजनिंग की क्लास हम लोग डेली से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और आप लोग जुड़ जाएंगे तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये भी होता है कि जब बच्चे ज़्यादा हैं तो कंपटीशन होता है, और आप लोग कंपटीशन में हमेशा अच्छा करते हो। कल आपको अगर जो भी है तो आप उसको रीड करके आते हो तो अच्छा ही करते हो। तो दोस्तों इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी जुड़िएगा, तो ज़्यादा बच्चों की संख्या में आप लोग अच्छा करोगे, ये भी उम्मीद है। तो दोस्तों जो भी लोग यूपी पुलिस वाले हों जरूर जुड़ जाइएगा चैनल से सुबह 10 और 12 बजे। चलिए दोस्तों फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।